हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास में एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आणविकता, या इंग्लिश में कहते हैं अणुसंख्यता। वो हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यता और इंग्लिश में दूसरा नाम है मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, और चैप्टर नंबर आपका 4 है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये आपका चल रहा है, इससे पहले हमने कुछ वीडियो इसमें डाल दिए हैं। तो आज के टॉपिक में आणविकता पढ़ेंगे। अब आपके लिए एक सुविधा हमने आपको, शायद आपको अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो मैंने कुछ बच्चों ने मेरे से कमेंट करके और कुछ फ़ोन पे हमसे बात की थी कि सर जो कुछ टॉपिक मेरी समझ में नहीं आती, सर किस प्रकार से लिखें। लिखने में उनको परेशानी आती है, जो हम बोलते हैं कभी कभी ऐसा वर्ड आ जाता है जो उनकी समझ में नहीं आता। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, अब आपके ये देखो स्क्रीन पर अब आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, जो आपको लिखा हुआ आप मिल जाया करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हम शब्द बोलेंगे वही शब्द इस स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे अब कमज़ोर बालक भी आसानी से केमिस्ट्री सीख सकता है। इसीलिए मैंने आपको प्रयास किया है, हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छा से अच्छा सिखाने का। ठीक है, वो भी फ्री में। आप मेहनत करते जाइए। ठीक है, आपका नाम होगा तो हमारा नाम होगा, आपके नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मेहनत करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं आणविकता या अणुसंख्यता। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके द्वारा हम किस प्रकार से डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसी के द्वारा हम थ्योरी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए ट्रिक देखिए, क्या बढ़िया ट्रिक है। देखिए, आणविकता की डेफिनेशन क्या होगी, अणु माने अणु, अणुओं, अणु माने अणुओं, संख्या माने संख्या। ठीक है, डेफिनेशन हो गए, अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ठीक है, अब अणुओं की संख्या किस में मिलेगी, अभिक्रिया में। तो डेफिनेशन क्या हुई, किसी अभिक्रिया में या जिस अभिक्रिया में, अभिक्रिया रासायनिक भी हो, रासायनिक बोल सकते हो आप, चाहो तो अभिक्रिया बोल सकते हो, कोई इसमें प्रतिबंध नहीं है। तो जिस अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वह संख्या आणविकता कहलाती है। ये देखिए लिखी हुई है, रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वह संख्या उसकी आणविकता कहलाती है। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन, अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये आपकी ट्रिक है। अब देखते हैं, हम चेक करते हैं कि अणुओं की संख्या से आणविकता कैसे होती है। तो हम आइए जानते हैं। जैसे आपकी कोई रिएक्शन है, ठीक है, समझते जाइए, N2 + 3H2 एरो 2NH3। ये देखो लिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, N2 + 3H2 एरो 2NH3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी आणविकता क्या होगी, तो अणुओं, मैंने क्या बोला, अभिकारक अणु बोल सकते हैं। किसके, अभिकारक अणु। तो अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो अभिकारक अणु कौन से हैं, इधर वाले अभिकारक होते हैं, आपको बता दिया, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। इधर वाले उत्पाद होते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बताइए कितने अभिकारक अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। देखिए, N2 का कितना अणु है, अणुओं की संख्या हमेशा आगे मिलेगी, तो एक अणु। H2 का कितना अणु है, 3 अणु, H2 का 1 अणु। तो N2 का अणुओं की संख्या 1 है, ये भी अभिकारक है। क्यों, क्योंकि मेरी साइड लिखा है। H2 ये भी अभिकारक है, इसके अणुओं की संख्या कितनी है, 3। तो टोटल आणविकता कितनी हो जाएगी, तो आणविकता आपकी हो जाएगी 1 और +3, आंसर हो गया 4। हो गया है ना आंसर। बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस आसानी से इसको सीख सकते हैं, कोई समस्या हो तो बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया आणविकता की डेफिनेशन। अब नई लाइन से लिखेंगे, उसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए कि ये कई प्रकार की होती है, अर्थात इसके द्वारा कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ बनती हैं। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, तो नंबर 1 डालेंगे, पहली हेडिंग, एकाणुक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, एकाणुक अभिक्रिया। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो हम बोलेंगे वही आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको बहुत अच्छा, आपके लिए अच्छा ही अच्छा होने, इतनी अच्छी सुविधा तो कोचिंग में भी नहीं मिलती, आप जानते हो। क्योंकि कोचिंग में जो होशियार स्टूडेंट वो तो लिख लेते हैं, वो जो कमज़ोर बालक हैं वो ये नहीं समझ पाते सर क्या लिखना है, क्या बोला है।
कभी कभी आवाज़ नहीं सुनाई देती पीछे बच्चों को, तो अब तो आपको सब कुछ सुनाई भी देगा और आपको दिखाई भी देगा। इंग्लिश में कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है बेटा, यूनि माने एक, अर्थात जिसकी आणविकता एक हो। एक आणुक मतलब एक आणविक अभिक्रिया, इसको एक और नाम दिया गया एक आणविक अभिक्रिया। सही है बेटा, लिखते जाइए, स्क्रीन पर लिखा हुआ। अब मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, हम केवल रिएक्शन इस पर लिखेंगे और थ्योरी आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, आप देखते जाइए थ्योरी में क्या लिखा है। वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी डेफिनेशन हो सकती है, या दूसरी डेफिनेशन होती है, कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक अणु भाग लेता है उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपकी डेफिनेशन हो सकती है। आ गया बात समझ में? कोई समस्या हो तो बताएंगे। ठीक है, चलो चलिए अब बात करते हैं इसकी उदाहरण की, एग्जाम्पल की। तो उदाहरण के रूप में जैसे उसमें लिखा हुआ है H2O2 एरो H2O प्लस 1/2 O2, राइट। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके नीचे मैंने नाम भी लिख दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपको नाम, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपकी रिएक्शन है। इसमें आणविकता इसकी कितनी, तो आणविकता आपकी होगी कितनी, आणविकता दिखाई देगी आगे कितना लिखा है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कितना मानते, एक, तो आणविकता इसकी एक होगी। है ना आसान, बहुत ही आसान। तो इसीलिए आणविकता आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आणविकता केवल अनुमान से ही निकाल सकते, देखा आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है आपका द्विआण्विक अभिक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखा हुआ लिख लिए द्विआण्विक अभिक्रिया। क्या परिभाषा हो जाएगी, जिस अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है उसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये इंग्लिश भी आपको लिख दिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और हो सकता है अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम थोड़ा सा और स्क्रीन बड़ा कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे। चलिए अब इसके लिए उदाहरण क्या है, इसके लिए उदाहरण आपके मान लीजिए H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ठीक है, देख लिए इसमें कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 1। इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 1। कितना हो गया, 2। ये उदाहरण मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, उस पर जो लिखा हुआ वो भी लिख सकते हैं, ये भी चाहिए 2O3 इक्वल टू 3O2, ये भी है। इधर वाले अणुओं को देखेंगे, अभिकारक अणु, इधर वाले अणुओं को नहीं देखेंगे, अभिकारक अणु इस साइड में होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, राइट है। इसके अभिकारक अणु 2 हैं, तो इसकी आणविकता 2, इसकी आणविकता 1 + 1 2, दोनों का योग कर दिया, आणविकता 2 हो गई। दैट इज़ क्लियर। मुझे लगा कि आपको आणविकता समझ में आ गई। लास्ट है आपकी, अब ऐसे ही त्रिआण्विक अभिक्रिया, चतुर्थाण्विक अभिक्रिया, पंचाण्विक अभिक्रिया, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए लास्ट हेडिंग डालो बहुआण्विक अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये लिखा हुआ है आपके सामने, पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, पॉली माने बहुत सारे अणु भाग लेते हैं, तो क्या परिभाषा होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 3 से अधिक अभिकारक अणु भाग लेते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 से अधिक अभिकारक अणु भाग लेते हैं, उसे बहुआण्विक अभिक्रिया या पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो इसकी कैसे, किस प्रकार से इसकी रिएक्शन लिखेंगे, ये आपका मान लीजिए HCHO है। ठीक है, HCHO प्लस 6HCHO प्लस 4NH3 एरो CH2, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, 6HCHO प्लस 4NH3 एरो CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O। ठीक है बेटा, इसको बेटा यूरोट्रोपिन कहते हैं। आप इसके बारे में सेकंड पेपर, दूसरी जो किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें इसको जानेंगे। इसका नाम आपका लिख दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम यूरोट्रोपिन, एक और नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, इसको हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर संरचना बनाएं तो संरचना कैसी बनती है, अभी चाहो तो अभी बना दो, क्योंकि ये संरचना बहुत है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को रट लें, ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। एग्जामिनर जब
आज 23 नंबर के प्रैक्टिकल होता है तो इस एग्जाम में इस अभिक्रिया को जरूर पूछता है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यूरोट्रोपिन। ठीक है, इसलिए इसको रट ही लो रिएक्शन को, इस रिएक्शन को आप याद कर लें। इसका अगर चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसका चित्र होता है अगर बनाना हो तो। 4 हैन हैं, ठीक है, इनके बीच में CH2 जुड़ा रहता है, इसके बीच में CH2 जुड़ा रहता है, इसके बीच में CH2, उसके बाद CH2 यहाँ होता है, उसके बाद CH2 यहाँ, बहुत आसान है चित्र, उसके बाद CH2 यहाँ होता है ऐसा, फिर इन दोनों के बीच में CH2 यहाँ होता है ऐसा। ठीक है, 2 CH2 ये, 2 CH2 ये, इस N से ऐसे गोल, तो CH2 और एक CH2 यहाँ, देखिए गिनो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये यूरोट्रोपिन की संरचना होती है, इसको हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से जानते हैं। इसलिए ये बना लो, बहुत अच्छा रहेगा, अभी बना लो, बाद में दोबारा बना लेना, क्योंकि आपको अब तो बुक एक ही आनी है, फर्स्ट किताब सेकंड किताब दोनों मिक्स होके आनी है, तो ऐसा तो नहीं है इसको अलग याद करने, अभी याद कर लो, दोबारा से याद कर लेना फिर। ठीक है, ये संरचना हो गई किसकी, यूरोट्रोपिन की। ये आपकी मेडिसिन है यूरोट्रोपिन। ठीक है, कीटनाशक पदार्थ है, ये लिख लेना, चाहो तो लिख लेना, कीटनाशक पदार्थ। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये रही स्क्रीन पर, लिख लिए अभिक्रिया की कोटि। अब जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जानेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ORD, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, रिएक्शन की कोटि क्या है, ठीक है, वो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें, शायद लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। जो चीज़ अब आपको एक फ़ायदा और हो गया कि अब आपको इम्पोर्टेंट मुझे बताना नहीं पड़ेगा। आपको बहुत लोग बच्चे स्टूडेंट यही देखते हैं कि सर इम्पोर्टेंट बताते हो, अब इम्पोर्टेंट आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्पोर्टेंट आप लिखिए। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि की डेफिनेशन क्या होगी, कोटि किसे कहते हैं, आपको पिछले वीडियो में बता चुके। कोटि क्या होता है, सांद्रता की घातों को कोटि कहते हैं। मैंने बताया था, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, वेग प्रोपोर्शनल टू A⁴n, यही तो कोटि थी। और इसको क्या कहते हैं, वेग नियम। तो परिभाषा क्या थी कि वेग नियम में प्रयुक्त, और वेग नियम किसका था, रासायनिक अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया में उसके वेग नियम में वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रण की घातों को कोटि कहते हैं। एक ये भी परिभाषा है, ये आपकी NCERT बुक में दी गई है, इसलिए ये भी आप लिखाओगे तो भी नंबर आपके कटेंगे नहीं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी प्राइवेट बुक में कैसी परिभाषा है, इसलिए मैंने दोनों परिभाषा लिख दी, देखिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरी परिभाषा क्या है, देखिए, सांद्रण क्या होता है, जो अभिकारक अणु होते हैं अगर उनकी सांद्रता बदल जाती है, चलते चलते अगर सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है, तो सांद्रता में परिवर्तन जितने अभिकारक अणुओं में हुआ है उन अभिकारक अणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं। सही है, तो क्या परिभाषा हो गई, अभिकारक अणुओं के सांद्रण परिवर्तन होने वाले जितने अभिकारक अणु हैं वह संख्या उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्लियर हुआ, तो इसलिए कोटि की 2 परिभाषाएं हो गई। तो दूसरी पहली अब परिभाषा आप लिखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर लिखी है, क्या लिखी है, अभिकारक अणुओं की, लिखते जाइए, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसमें क्रिया के परिणाम स्वरूप उनका सांद्रण बदल जाता है। देखिए उसमें लिखा भी है, जिसमें क्रिया के परिणाम स्वरूप, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो सांद्रण है उनका बदल जाता है। ठीक है, जिनका सांद्रण क्रिया के परिणाम स्वरूप बदल जाता है, वह संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, ये रटने वाली है, इसको तो रटना पड़ेगा, और नीचे वाली आपकी टेक्निकल है, वो आराम से रटनी नहीं पड़ेगी क्योंकि सूत्र में ही उसको लिखा हुआ है। नीचे परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण की घातों को कोटि कहते हैं। देखिए लिखा है, ठीक है, सांद्रण को क्या कहते हैं, सांद्रताओं की घातों के योग को कोटि कहते हैं। ठीक है, अब अकेला है तो योग नहीं करना पड़ेगा, अगर 2-3 लोग हैं तो योग करना पड़ेगा, इसलिए योग बोल दिया, योग की कोटि कहते हैं। क्लियर, अगर समझ में ना आई तो पूछ लेना। अब जैसे इसकी रिएक्शन लिखते हैं,
तो इसकी रिएक्शन क्या होगी। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी रिएक्शन है CH3COO C2H5, ठीक है। मैं अभी किताब वाली लिख दे रहा हूँ प्लस CH2O, एरो अब उसमें उधर बनेगी नहीं तो इसलिए उसके आगे लिख दें। और एक रिएक्शन लिखने का तरीका भी देखिए, सभी स्टूडेंट जरूर ध्यान रखें। अगर आपकी इस पेज पर ये रिएक्शन नहीं बनती है, ठीक है, और आपको इधर लिखना है तो आप इसको यहाँ से नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं है, इसमें प्रोडक्ट बना CH3COOH ये बना, लेकिन आपके पास यहाँ जगह नहीं है, कॉपी में जगह नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है, आप बहुत से स्टूडेंट इधर लिखने लगते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये गलत तरीका है। वैसे ये तरीका कायदा में आपका कैसा है, गलत है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप टीचर सही कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वास्तविकता में लिखना ऐसे चाहिए, अर्थात यहाँ तीर ना लगा के आपको यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। या अगर आपका यहाँ तीर लग चुका है तो दोबारा से यहाँ तीर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब तीर के आगे रिएक्शन लिखी है। तो आपका बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। चिंता ना करो, ये रिएक्शन आपको करना सिखा देंगे, रिएक्शन बहुत ही ईजी होती हैं। अभी सेकंड किताब जब पढ़ोगे तो आपको ये रिएक्शन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। घबराओ मत, जुड़े रहिए, आपके साथ धैर्य करिए। देखो धैर्य कहा जाता है, धैर्य में बहुत शक्ति होती है। आपको रिएक्शन तो इतनी बढ़िया लगेंगी, अब हम क्या आपको बताएं, हम अब क्या बता सकते हैं, आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी लगेंगी ये रिएक्शन की टेक्निक, जिस टेक्निक के द्वारा हम आपको रिएक्शन आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे मान लीजिए अभी तक आप रटते थे, हमारे पास ऐसे ऐसे मेथड हैं जो आप कहेंगे कि रिएक्शन सरल होती है। चलिए आपको ये कठिन बड़ी रिएक्शन लगी इसलिए मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, वैसे रिएक्शन बड़ी नहीं है। देखिए टेक्निक क्या है, हमेशा जिधर डबल ओ हो, जहाँ इतना बड़ा सूत्र लिखा हो मान लीजिए और डबल ओ लिखे हो, तो डबल ओ को एक तरफ कर दिया करना, इधर वाले को माइनस इधर वाले को प्लस कहते हैं। अब आपको किस तरह इधर माइनस, ओ को तो नेगेटिव कहते हैं, आपको समझाया भी तो है वीडियो में, ओ नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर ओ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका कैसे पता करें, इसका पता करने की जरूरत नहीं। अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा ही, पता करने की जरूरत नहीं। इधर एक माइनस हो तो इधर एक प्लस होगा ही, और ओ पर एक माइनस होगा, क्योंकि एक ओ से जुड़ा हुआ है तो एक ओ बचा है, तो दो माइनस होते हैं। अकेला ओ होगा तो दो माइनस होंगे, और किसी के साथ यह जुड़ा हुआ होगा तो एक अकेला ओ होगा, ठीक है। और नहीं तो आपको हम ये समझा देंगे। आपको ये टेक्निक जो एक मैंने आपको वीडियो डाली है, आ गया केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र, ये एक मैंने वीडियो डाली है एक टॉपिक के ऊपर, उसमें आपको ये माइनस कैसे आ गया वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप निकालने के देखना। तो ये प्लस माइनस, ऐसे ही H2 भी टूटेगा, तो H2 आप जानते हो किस में टूटता है, H प्लस OH माइनस, टूट गया। अब एक प्लस एक माइनस, अब रिएक्शन कैसे होगी, देखिए ये माइनस वाला मैंने बताया, ये पूरा माइनस वाला किससे जुड़ेगा, प्लस से, माइनस वाला प्लस वाले से चिपक जाएगा, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, समाप्त, और ये इसके साथ पे यहाँ चिपक जाएगा, तो क्या बनेगा CH3, देखो CH3 COOH, देखो H यहाँ चिपक गया, O के पास H आके जुड़ गया, समझ में आ गया, तो बन गया एसिटिक अम्ल। और ये प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा, माइनस से, ये इससे जुड़ जाएगा, तो ये प्लस माइनस से जुड़ जाएगा, तो क्या होगा C2H5, ये देखो C2H5 OH, तो ये देखो OH होगी। रिएक्शन बहुत आसान होती है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे, परेशान ना हो आप। अभी केवल समझने के लिए आप लिखते जाइए बस, अभी केवल आणविकता पहचाननी है, रिएक्शन नहीं पहचाननी। रिएक्शन वाला टॉपिक है आपका P ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर नंबर 7, तब आपको एक एक रिएक्शन क्लियर करा देंगे। कोई रिएक्शन रटनी पड़े तो हमें चैलेंज करता हूँ, आपको कोई रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी, पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी आप याद करते हो ये आपकी हेडेक, फिर भी रटते हो ये आपकी हेडेक, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको याद ना करनी पड़े, रटनी ना पड़े, ठीक है, प्रयास पूरा करेंगे। तो आपकी रिएक्शन हो गई। अब इसकी आणविकता लिख लीजिए, हाँ अभी कोट चल रही है ना, तो इसकी कोट लिख लिए, आणविकता अभी दोनों लिख लो। आणविकता बराबर होगी, आणविकता कितनी होगी बताइए। ये अभिकारक अणु है इतना पूरा बड़ा, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ये नाम भी आपको सिखा देंगे कैसे इसके नाम बनते हैं, ये नाम बनाए जाते हैं, याद नहीं करने पड़ेंगे इसको भी। एथिल एसीटेट, इसके आगे कितना लिखा है, जहाँ कोई नहीं लिखा जाता वहाँ क्या मानते, एक। इस H2O के आगे कितना लिखा है, जहाँ कोई नहीं वहाँ एक, तो 1 + 1, तो कोटि की आणविकता कितनी होगी, 2। कोटि बताइए, कोटि ही समस्या करती है, कोटि प्रयोगों द्वारा निकलती है, आणविकता अनुमान विधि से निकलती है, इसलिए ये सैद्धांतिक मान है, और ये प्रयोगों द्वारा निकलती इसलिए ये प्रायोगिक मान है, प्रयोग के द्वारा ही निकाल सकते हो। वैसे आप याद, इसका मतलब याद करनी पड़ेंगी, है ना,
रटनी पड़ेंगी कोटि को, राइट। तो इसलिए इसमें कोटि कितनी होगी, 1। इसकी कोटि कैसी होगी, 1 क्यों होगी, इस पर क्यों, कारण क्या है, इसकी कोटि 1 क्यों होगी। देखिए H2O के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इस पूरी की सांद्रता बदल जाती। अब ये तुम्हें कैसे पता लगेगी, आगे परेशानी। बेटा ये प्रैक्टिकल के द्वारा ही देखा गया है कि इसकी सांद्रता बदल जाती है और इसकी सांद्रता नहीं बदलती। सांद्रता माने घनापन, घनत्व। आप इसको अब रिएक्ट कराएं, गर्म कराएं तो इसकी सांद्रता पे परिवर्तन नहीं होगा और इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाता है। ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है, ठीक है। इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसमें आगे कितना लिखा है, 1। तो इसका एक अभिकारक अणु की सांद्रता बदल रही है, इसकी सांद्रता नहीं बदल रही, इसलिए इसको नहीं लेंगे। समझ में आ गया, इसलिए कोटि 1 होगी। तो इसमें स्क्रीन पर जो लिखा हुआ वो लिख लें, लिखा हुआ लिख लीजिए। क्योंकि कोटि बराबर 1 लिखा है, क्योंकि इसमें केवल एक CH3COO-C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट। नाम भी लिख दिया हिंदी में, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। एथिल एसीटेट की सांद्रण में परिवर्तन होता है, केवल एक CH3COO-C2H5 अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, ठीक है। जबकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसकी कोटि 1 है। तो आपकी कारण भी मैंने लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो H2O अगर किसी रिएक्शन में लिखा हुआ आ जाए तो उसकी कोटि आप नहीं गिनना और बाकी वाले की कोटि गिन लेना। जैसे एक और उदाहरण मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से। मान लीजिए C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है। और ये बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये मान लीजिए बन गया। अब इसमें क्या होगा, इसकी कोटि कितनी होगी, देखो इसकी भी आणविकता 2 होगी, आणविकता 2 होगी। देखो एक ये आणविकता, एक ये आणविकता, तो आणविकता इसकी हो गई आपकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, लेकिन कोटि इसकी कितनी होगी, इसकी भी कोटि 1 होगी। देखो इसके आगे 1 लिखा है, इसकी आणविकता नहीं गिनेंगे। समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एकाणुक अभिक्रियाएँ कहते हैं, आगे लिखाएंगे, अभी नहीं लिखना आभासी क्या होता, अभी समझना है, ठीक है। क्योंकि आभास दिखाई देता कुछ और आंसर आता है कुछ। दिखाई दे रहा है 2 लेकिन आंसर आ रहा है 1, इसलिए आभासी बोलते हैं, आभास हो रहा है, इसलिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, क्लियर। अब नई लाइन से लिखो, आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं कई अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया की, उसमें लिखा हुआ लिख लीजिए, अभिक्रिया की कोटि कई प्रकार की होती है, जिसके कारण अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कोटि निम्न प्रकार की कोटि होती हैं, आपको बता चुके पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया बताया था जब आपको मैंने मात्रक लिखाए थे, वेग स्थिरांक का मात्रक लिखाया था, तो आपका फॉर्मूला लिखाया तो वहाँ स्मॉल n का मान बताया, n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, 0 से स्टार्ट होता है, बताया था। तो 0 को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आज हम डिटेल पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। अब डालेंगे पहली हेडिंग, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जिसकी कोटि शून्य होती है। शून्य क्यों होती है, क्योंकि अभिकारक अणु का, किसी भी अभिकारक अणु का सांद्रण बदलता ही नहीं। अगर एक भी अभिकारक अणु का सांद्रण बदल गया तो 1 कोट, 2 अभिकारक अणुओं का सांद्रण बदल गया तो 2 कोट, 3 अभिकारक अणुओं का सांद्रण बदल गया 3 कोट, अगर किसी भी अभिकारक अणु के सांद्रण परिवर्तन ही नहीं हुआ तो 0 कोट। समझ में आ गया। तो ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं प्रैक्टिकल द्वारा वैज्ञानिकों ने देखी हैं जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं आई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो लिखा दूंगा बस इतनी ही शून्य कोटि की अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा शून्य कोटि की अभिक्रियाएं अभी तक ज्ञात ही नहीं हुई हैं। बात समझ में आ गई। इसलिए आप 4-5 ही हैं वो याद कर ली, बाकी बस याद करना, कोई दिक्कत नहीं। इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आप ये सोचो सर जान लें, नहीं, केवल इनको केवल आप याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिखेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, परिभाषा डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक अणु के सांद्रण में
कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बताया? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक अणु का सांद्र, किसी भी अभिकारक अणु का सांद्र नहीं बदलता तो उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसकी कोट 0 होती है, शून्य होती है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है, इसको लिख लें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल आपका H2 + Cl2 एरो सनलाइट की उपस्थिति में 2HCl। ठीक है, रिएक्शन की चिंता मत करो, रिएक्शन आपको समझा देंगे। इसका नाम हाइड्रोजन, इसका नाम क्लोरीन और इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने इसका नाम लिख दिया। इन लोगों के नाम आप जानते हो इसलिए नहीं लिखा है, इसका नाम नहीं जानते इसलिए नाम लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये गैस है, जी और जी। ओके, अम्ल नहीं है। ये अम्ल को, इस गैस को जब जमा देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे, पानी के रूप में आ जाए तब अम्ल कहलाएगा। ये अभी इस समय गैस है, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा। अगर कोई छात्र कहता है हाइड्रोक्लोरिक तो रॉन्ग बोल रहा है, क्योंकि ये गैस के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अम्ल नहीं है। लेकिन जब इसको ठंडा कर देंगे, पानी रूप में आ जाएगा, तब इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, हाँ, नमक का अम्ल बोलते हैं इसको, नमक का अम्ल। दैट इज़ क्लियर। अब इसकी कोट कितनी है? इसकी आणविकता बेटा मौजमानी याद कर लेते हैं। मौजमानी का मतलब क्या है? मौजमानी का मतलब है अनुमान से ही निकाल लेते हैं। कितना अनुमान? इसके आगे कितना? 1, इसके आगे कितना? 1, तो आणविकता आंसर। आणविकता को आपको निकलाना है, लेकिन कोटि के लिए याद करना पड़ता है। तो कोटि कितना होगा? देखिए, इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 1 तो 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं होता। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डबल मोस्ट, कई बार आ चुकी है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए। तो 0 कोट है। कारण क्या है? तो मैंने कारण भी लिख दिया, आप कारण देखिए, लिखा है, लिख लिए। क्योंकि आणविकता इसकी 2 होगी लेकिन कोट 0 होती, लिख ली। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन और क्लोरीन के अभिक्रिया करने का वेग बढ़ जाता है, लेकिन H2 और Cl2 के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो लिखा हुआ है। लेकिन H2 और O2 के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। सही है, केवल वेग बढ़ता है, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए दी गई अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, कभी कारण पूछता कारण सहित बताइए, तो आपको कारण सहित ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दूसरा आप लिख लेंगे, और भी उदाहरण लिख लीजिए। कौन कौन से उदाहरण हैं आपके? ये भी आपका है, देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ, लिख लेते आइए। CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस Br2। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ से एक H एक Br निकल जाएगा, एक H Br, और प्लस आपका क्या बनेगा? CH3COCH2। यहाँ एक H निकल गया, एक Br के साथ निकल गया, एक H एक Br निकल गया, तो यहाँ कितने रह गए? 3 की जगह 2 रह गए, और एक ये यहाँ से चिपक गया। ठीक है, इसका नाम ब्रोमो एसीटोन। इसका नाम एसीटोन या एथेनोन, एसीटोन या प्रोपेनोन, मैंने गलत लिख दिया, उसमें एथेनोन लिखा है, वो कैंसिल कर लेना बेटा, प्रोपेनोन बोलते हैं इसको। सब स्टूडेंट ध्यान रखें, उसमें मिस्टेक हो गया। इसको प्रोपेनोन 2 भी बोलते हैं, या 2 आगे लगा सकते हो, 2 प्रोपेनोन, या पीछे प्रोपेनोन 2। ठीक है, वो ऐसी एथेनोन लिखा है, वो गलत लिखा है। ठीक है, सही कर लेना। या एसीटोन, या नाम है एसीटोन। ठीक है, इसका नाम एसीटोन ब्रोमाइड। ठीक है, हाँ, ये भी आपकी शून्य कोट की अभिक्रिया है। देखिए, इसमें देख आणविकता इसकी 2 ही है, देखो 1 और 1 2, आणविकता 2 है, लेकिन कोट इसकी भी 0 है। एक और अभिक्रिया है शायद HI रिवर्सिबल H2 + I2, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं लिखा तो लिख लेना। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो वो क्या नाम, हाइड्रोजन आयोडाइड का जो वियोजन होता है, वियोजन माने होता है टूटना। देखिए, H अलग हो गया, I अलग हो गया। हाइड्रोजन आयोडाइड का जो वियोजन होता है वो भी आपकी शून्य कोट की अभिक्रिया होती है। और सुनिए, 2NH3, NH3 का वियोजन, अमोनिया का वियोजन भी आपकी शून्य कोट की अभिक्रिया है। समझ में आ गया? ये भी आपकी शून्य कोट। ये अभिक्रिया जो होती है, अमोनिया का वियोजन जो होती है Pt की उपस्थिति में या सोने की उपस्थिति में होती है, गोल्ड
गोल्ड माने सोना। अगर सोने की उपस्थिति में क्रिया कराई जाए या पीटी की उपस्थिति में क्रिया कराई जाए तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाएगी। ये प्रयोगों में देखा गया है, ठीक है। ऐसी HI का जो वियोजन है हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन है, ये भी आपका पीटी या सोने की उपस्थिति में होता है। सॉरी, हमने इसको पीटी है, इसको ये पीटी की उपस्थिति में क्रिया, पीटी या AU ये सोने की उपस्थिति में क्रिया होती है या पीटी की उपस्थिति में तो आपका शून्य कोटि की अपक्रिया है। और अमोनिया पीटी की उपस्थिति में क्रिया करता है तो भी शून्य कोटि की अपक्रिया है, ठीक है। ये और एक और है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड की क्रिया पीटी की उपस्थिति में होती है। तो पीटी बहुत अच्छा उत्प्रेरक माना जाता है, इसीलिए उत्कृष्ट धातु बोलते हैं, उत्कृष्ट धातु। इसे एक पीटी का एक और नाम है, मालूम क्या? सफ़ेद सोना। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। देखिए ये भी सोना है, ये भी सोना, इसका नाम सफ़ेद सोना, ये पीला सोना जिसको येलो सोना कहते हैं। इसको तो आप जानते हैं, गोल्ड, और एक जिसे गोल्ड कहते हैं, क्लियर। ये प्लेटिनम, इसको हम सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी भी अपक्रिया शून्य कोटि की होती है। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। इसको अगर सूंघ लेते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। युद्ध क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा हंसते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी तक हो जाती है, इसलिए खतरनाक गैस भी होती है, ठीक है। तो आपकी ये समझ में आ गई यहाँ तक। अब बात करते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। डाल लीजिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ज़्यादा तेज तो नहीं करा रहे बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर ज़्यादा तेज़ लग रहा हो तो मुझे कमेंट में बता देंगे, सर तेज़ पढ़ा रहे हो तो हम स्लो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है बेटा, लॉकडाउन का समय चल रहा है और आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है, और कोर्स ज़्यादा है, समय है कम, तो इसलिए थोड़ा कोर्स जल्दी भी कराना पड़ेगा इस सिखाने के पर्पज़ से। लेकिन फिर आपको कोई समस्या होगी तो हमें बता दी, तो मैं स्लो भी कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? जिसकी कोटि 1 होगी। क्या होगी? जिसमें n का मान कितना होगा? 1। उसमें n का मान कितना था? 0। इसमें n का मान क्या होगा? 1। तो वह क्या परिभाषा होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 होती है उसे एक कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये भी परिभाषा, अथवा दूसरी परिभाषा ये स्क्रीन पर लिखी हुई है, देख लीजिए क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अणु का सांद्रण बदलता है, ठीक है। या यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक अणु का सांद्रण बदलता है तो उसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये तो डेफिनेशन याद ही नहीं करनी पड़ेगी, डेफिनेशन सरल है, इसकी डेफिनेशन तो याद नहीं है, लेकिन रिएक्शन याद करनी पड़ेगी कि प्रथम कोटि की है और द्वितीय कोटि की और शून्य कोटि की कौन सी होती है। तो इसकी उदाहरण कौन सा होता है प्रथम कोटि का? इसका उदाहरण है H2O2, एरो H2O प्लस O2, ये भी प्रथम कोटि का है। और CH3COO C2H5 प्लस H2O इक्वल टू H प्लस लिख सकते हैं, CH3COOH प्लस C2H5OH, ये भी प्रथम कोटि का है, ये भी प्रथम कोटि की है। C12H22O11 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक का नाम ग्लूकोज, एक का नाम फ्रक्टोज, ठीक है, याद रखना। ये सबसे अधिक मीठा होता है और इसमें ग्रुप कौन सा होता है? CO, कीटोन ग्रुप होता है इसमें, याद रखना। बहुत से लोग टीचर लोग ये पूछते हैं फ्रक्टोज और ग्लूकोज में अंतर क्या होता है? ये भी सफ़ेद रंग का, ये भी सफ़ेद रंग का, बस फ़र्क क्या है? बिल्कुल ग्लूकोज आपने देखा होगा, खाया भी है, पिया भी है, ग्लूकोन डी। तो ये ग्लूकोज, ये भी शायद, ये भी वाइट, लेकिन ये अधिक मीठा होता है, ये कम मीठा होता है। इसमें कार्ड और इनमें संरचना में क्या अंतर होता है? इसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड समूह होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये भी आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी कैसी है? प्रथम कोटि की अपक्रियाएँ, ठीक है। और आपका ये भी है NH4NO2, ये स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है अमोनियम नाइट्राइट इसका नाम है। इसका नाम नहीं लिखा है बेटा, लिख लेना, वहाँ पे नहीं लिखा है, स्क्रीन पर इसको लिखना है अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट इसका नाम है, हाँ ये लिखा हुआ है अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, नाम है अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। अमोनियम नाइट्राइट ये भी आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। क्या बनेगा? आपका बना है N2 प्लस 2H2O, ठीक है बेटा, ये भी प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो आपको याद कौन सी करनी है? आपको इम्पोर्टेंट कौन सी लगानी? केवल ये दो, यही दो ही परीक्षा में ज़्यादा आती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाली अपक्रिया।
इस पे उत्प्रेरक H+ भी लिखा आ सकता, हो सकता ना लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन H2 की सांद्रता गिनते नहीं है, इसकी सांद्रता गिनते नहीं, इसकी सांद्रता लेते नहीं, तो इसके आगे कितना लिखा माना जाएगा? 1। तो इसका मतलब इसके अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है। इसके अभिकारक अणु, एक अभिकारक अणु के सांद्रण परिवर्तन है, इसका एक अभिकारक अणु के सांद्रण परिवर्तन है, इसलिए कोटि भी 1, आणविकता भी 1। इसकी आणविकता 2 और कोटि 1, इसकी आणविकता 2, कोटि 1, इसकी कोटि भी 1, आणविकता भी 1। क्लियर? हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आणविकता कोटि का मतलब क्या है। इसलिए बेटा याद करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आपका द्विकोटिकीय अभिक्रिया। द्विकोटिकीय अभिक्रिया इसके कहते हैं बाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? SECOND, सेकंड, COND, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड कोटि की द्विकोटिकीय अभिक्रिया। डेफिनेशन क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 होती है उसे द्विकोटिकीय अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे कह सकते हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक अणुओं का सांद्रण बदल जाता है उसे द्विकोटिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे CH3COO, C2H5+ NaOH एरो। अब मैं देखो दोबारा एरे बना रहा हूँ, इधर जगह नहीं है क्योंकि आपको फिर दिखाई नहीं देगा। ये लिखेंगे CH3COO Na बनेगा और C2H5OH। इसका नाम है एथिल एसीटेट, इसका नाम कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ KOH भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ K आ जाएगा। इसका नाम सोडियम एसीटेट, इसका नाम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। IUPAC में नीचे वाला जो नाम लिखा है वो IUPAC नाम लिख रहे हैं, ऊपर वाला नाम साधारण नाम है, जिससे कि आपको अभी से सेकंड केमिस्ट्री में जो कुछ कंपाउंड होते हैं दूसरी किताब के, वो अभी से याद हो जाए, जिससे कि आपको रटने ना पड़े आगे चल के, इसलिए लिखा रहे हैं। ओके, तो ये आपकी द्विकोटिकीय अभिक्रिया है। ठीक है, ये आसान है। कैसे आसान? देखिए, इसके आगे 1, इसके आगे 1, तो इन दोनों की सांद्रता इसके प्रैक्टिकल में देखा, प्रैक्टिकल है वैसे, लेकिन अब ऐसे भी निकाल लो, याद कर लो। इसकी कोटि भी आपकी 2 है और आणविकता भी 2, इसकी दोनों चीज़ें 2 है। ठीक है, तो ये भी आपका उदाहरण है, आपको समझ में आ गया हो। और ये भी आपका 2O3 = 3O2, ये भी आपकी इसकी आणविकता 2 है और कोटि भी 2 है। तो 2 आणविक अभिक्रिया आपने, प्रथम आणविक अभिक्रिया 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जारी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आधी भी हो सकती, दशमलव में भी आ सकता आंसर, कोटि का मान n का मान 1.35 ऐसे भी आ सकता है, तो इसका मतलब प्रयोगिक है। हाँ, क्लियर नहीं हो सकता, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ क्या लिखा उससे कोई संबंध नहीं होता बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखें। वो तो हम तुम्हें या रटने ट्रिक बता रहे हैं कि यहाँ गिलो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इनसे यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने आपको सवाल भी शायद कराए हैं, यहाँ कितना लिखा है, कोटि का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अभी समझ लीजिए। ठीक है, ये 2 उदाहरण आपको लिखा दिए, इसमें ये वाला उदाहरण इम्पोर्टेंट है, तो इसको टिक लगा लें। ठीक है, इस उदाहरण को टिक लगा लें। तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी प्रकार और भी अभिक्रिया हो सकती है। क्या? तृतीय कोटिकीय अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया है, जैसे त्रिकोटिकीय अभिक्रिया, त्रिआण्विक अभिक्रिया, ऐसे ही चतुर्थ कोटिकीय अभिक्रिया, पंचकोटिकीय, बहुत सारी हो सकती है। इसका मतलब बहुकोटिकीय अभिक्रिया भी हो सकती है। तो आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो इतना ही बहुत है। बहुकोटिकीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं पॉली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या परिभाषा बोली? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 3 से अधिक, क्योंकि 3 तक तो प्राइज मिलता, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 से ज़्यादा होने पर बहु बोल दे दे, बहु माने बहुत से। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 3 से अधिक अभिकारक अणु भाग लेते, अभिकारक अणुओं का सांद्रण बदल जाता है, तो उसे बहुकोटिकीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में इसकी लिखोगे तो आप लिखेंगे यही 6HCHO + 4NH3 एरो, ये उदाहरण भी, और CH2 का होल 6N4 + 6H2। इसकी कोटि कितनी हो गई? 6 और 4 10, इसकी कोटि 10 होती है। ये ट्रिक है, वैसे नहीं है, वैसे तो प्रयोगों से निकलती है कोटि। और आणविकता आणविकता को बोल सकते हो 6 + 4 अर्थात 6 + 4 = 10। आणविकता तो 10 बोल सकते हो, एक्यूरेट,
लेकिन कोट जरूरी नहीं 10 हो, लेकिन इस समय इसकी 10 होती है, आप प्रयोग द्वारा देखी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा, आणविकता की डेफिनेशन देखी, उसके बाद आपने अभिक्रिया की कोट की देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में जब जानेंगे तो आपको कि इसके द्वारा हम आणविकता और कोट में कैसे अंतर डिफाइन करते हैं, आणविकता कोट में अंतर क्या होता है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ अभी लिख लीजिए आणविकता कोट में अंतर। ठीक है, लिख लो, क्योंकि नेक्स्ट में अगला न्यूमेरिकल करा देंगे तो बढ़िया रहेगा, वो डेरिवेशन करा देंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, आणविकता तथा कोट में अंतर। ये आपका लिखा स्क्रीन पर, लिख लीजिए आणविकता तथा कोट में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिफरेंस DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन BETEEN WENN है ना, बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देख डिफरेंस मैंने पहले ही बता दी, डिफरेंस लिखते समय एक तरफ लिखा करो आणविकता और एक तरफ लिखा करो अभिक्रिया की कोट। यही तरीका होता पार्टीशन लिखने का, तभी नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। तो लिख लीजिए आणविकता की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन लिख दो, इसकी पहले आप डेफिनेशन लिख दिया करो, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा करो तो बहुत अच्छा। डेफिनेशन आपको याद ही है और इम्पोर्टेंट ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको परीक्षा में आता ही आता, शायद इस साल आया है बोर्ड एग्जाम में, देख लेना। आणविकता कोट में अंतर बताइए, तो क्या आणविकता में परिभाषा है, लिख लीजिए। आणविकता क्या है, आणविकता अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या होती है और कोट अभिकारक अणुओं के सांद्रण परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है ना। तो लिख लीजिए, फटाफट लिखो, लिखिए परिभाषा, आणविकता अणुओं की संख्या, आणविकता अणुओं की संख्या को व्यक्त करती है, या ऐसे जो स्क्रीन पर लिखा वो लिख लो, अभिकारक लिखा है, अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, ये लिख लो, बढ़िया रहेगा। अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। और लिख लो, अभिकारक अणुओं के सांद्रण परिवर्तन की संख्या को उसमें लिख लीजिए कोट में, अभिकारक अणुओं के सांद्रण परिवर्तन की संख्या को कोट कहते हैं, कि कोट सांद्रण परिवर्तन होता है। दूसरा लिख लेंगे, आणविकता सदैव पूर्णांक में होती है, उसमें जो दूसरा लिखा वो लिख लो, ये पूर्णांक में होती है, ये अपूर्णांक और भिन्नात्मक तीनों हो सकती है। ठीक है, और ये अनुमान विधि द्वारा ज्ञात होती है, ये अनुमान विधि के द्वारा ज्ञात होती है, इसलिए ये सैद्धांतिक मान है, और ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात होती है, इसलिए प्रायोगिक मान है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें लिखे आणविकता आपकी शून्य नहीं हो सकती, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। अणुओं की संख्या अगर जीरो कर दोगे, अणु मतलब गेहूँ लोगे ही नहीं, गेहूँ का दाना एक भी होगा नहीं तो आटा पिसेगा नहीं। इसका मतलब इधर अभिक्रिया होने के लिए गेहूँ जरूरी हैं, मतलब कहने का अभिकारक अणु होना जरूरी है। तो अभिकारक अणुओं की संख्या और आणविकता कहते हैं, और अभिकारक अणु नहीं होंगे तो आणविकता कहाँ से होगी, अर्थात अभिक्रिया ही नहीं होगी, तो इसलिए आणविकता कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। कोटि अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है कि 20, उस पर डिपेंड ही नहीं करती। अभिकारक अणुओं के सांद्रण परिवर्तन पर डिपेंड करती है, सांद्रता बदल रही है, गाढ़ा हो रहा है या पतला हो रहा है, ये डिपेंड करेगी। तो इसलिए इसकी कोट जीरो भी हो सकती है, ठीक है, और भिन्नात्मक भी हो सकती है, और पूर्णांक भी हो सकती है, अपूर्णांक भी हो सकती है। ये सब पॉइंट, सारे पॉइंट लिख लीजिए। एक पॉइंट और है आपका, आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं में ही संभव है, आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं में ही संभव है। इसमें लिखे अभिक्रिया की कोट प्राथमिक अभिक्रियाओं और जटिल अभिक्रियाओं दोनों के लिए ही संभव होती है, अर्थात दोनों के लिए लागू होती है, अर्थात दोनों अभिक्रियाओं में इसका मान निकलता है। आणविकता जब एक रिएक्शन दी गई हो, ऐसी रिएक्शन दी गई, इसका मतलब क्या है, जैसे ये कोई रिएक्शन दी गई है NO + O2 = 2NO2, ऐसी अभिक्रिया अगर दी गई है तो केवल एक ही अभिक्रिया हो जिसका नाम प्राथमिक अभिक्रिया, तो एक ही अभिक्रिया के लिए संभव है। लेकिन कोट के लिए ये भी दिया गया हो NO + O2 = NO2, 1/2 NO2 2 है ना, और फिर NO2 + NO2, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए N2, सॉरी ऐसे लिखो
N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, और ऐसे लिखा जाए 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। इसका मतलब दोनों का योग इस दोनों अभिक्रियाओं के लिए अब जटिल हो गई और बड़ी हो सकती है। इन तीनों अभिक्रियाओं के लिए कोट को ज्ञात किया जा सकता है। कोट हमेशा किससे देखते हैं? मंद अभिक्रियाओं में कोट देखते हैं, ठीक है। तीव्र अभिक्रियाओं के लिए कोट, जो तीव्र अभिक्रिया हो रही है उसमें कोट पता लगाने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसलिए मंद अभिक्रियाओं वाली जिसमें होते हैं उसको कोट में देखते हैं। अभी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे एनसीईआरटी के, तब आपको समझ में आएगा। इसकी कोट आपको केवल इस अभिक्रिया के लिए ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें केवल एक ही अभिक्रिया, इसलिए प्राथमिक अभिक्रिया के लिए संभव है। ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, मतलब प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं दोनों के लिए संभव होती है, ठीक है। तो आणविकता कोट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया। आणविकता क्या है? आणविकता कोट में क्या अंतर है? अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, ठीक है। और अभिकारक अणुओं के सांद्रण परिवर्तन को या सांद्रण परिवर्तन की संख्या को कोटि कहते हैं, ठीक है। आणविकता अनुमान विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये सैद्धांतिक मान है। कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए प्रायोगिक मान है। आणविकता शून्य कभी नहीं हो सकती है। कोटि शून्य और भिन्नांक भी हो सकती है। आणविकता सदैव पूर्णांक में ली जाती है और कोटि पूर्णांक